नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रीट सी टेट लेवल 2 विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कृषि से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। इससे पहले के जो मॉडल पेपर हैं उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद होम पेज में जाकर प्ले लिस्ट में आप टॉपिक वाइज मॉडल पेपर भी देख सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग मॉडल पेपर भी अवेलेबल हैं और जो कंबाइंड मॉडल पेपर हैं वो भी उपलब्ध हैं, जिससे कि आप आपकी तैयारी को एक सूत्रता दे सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, निम्नलिखित में से पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? ए ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, बी ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, सी ऑप्शन है नियासिन और डी ऑप्शन है फॉलिक एसिड। तो इसके अंदर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नियासिन जो होता है इसकी कमी से ही जो है पेलाग्रा रोग हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यूकेरियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कांस्टेंट यानी अवसादन गुणांक 80S है, तो इसकी उप इकाइयों का सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होता है। 4 ऑप्शन हम इसमें दे रखे हैं। अवसादन गुणांक के बारे में पूछा है। यूकेरियोटिक राइबोसोम का 80S होता है, तो इसकी जो सब यूनिट्स होगी उप इकाइयाँ, उनका सेडिमेंटेशन कांस्टेंट कितना होगा, ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ए ऑप्शन है 60S एंड 30S, बी ऑप्शन है 60S एंड 40S, सी ऑप्शन है 40S एवं 30S और डी ऑप्शन है 50S एंड 30S। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे 60S एंड 40S, यानी ये दो उप इकाइयाँ इसकी होगी, 60S एंड 40S उप इकाइयों से मिलकर बनेगा यूकेरियोटिक राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कांस्टेंट 80S। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अग्नाशय के सही ढंग से कार्य न करने पर कौन सा रोग हो जाता है? ए ऑप्शन है पीलिया, बी ऑप्शन है टाइफॉइड, सी ऑप्शन है गलगंड और डी ऑप्शन है मधुमेह। तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मधुमेह। यानी अग्नाशय के सही ढंग से कार्य न करने पर मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की वह विधि कौन सी है जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक जीवों पर निर्भर करते हैं? उस विधि को हम क्या कहते हैं, ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ए ऑप्शन है परपोषी पोषण, बी ऑप्शन है स्वपोषी पोषण, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परपोषी पोषण। यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, अन्य कार्बनिक जीवों पर, तो उसे हम बोलेंगे परपोषी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए ऑप्शन है गेहूं की रस्ट कवक से, बी ऑप्शन है भिंडी की पीत विषाणु से, सी ऑप्शन है नींबू कैंकर जीवाणु से और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं सही से सुमेलित है, यानी कि जो गेहूं का रस्ट है वो कवक के कारण होता है, भिंडी की जो पीत है वो विषाणु से होती है और नींबू का जो कैंकर रोग है, सिट्रस कैंकर रोग, वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। यानी इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनले के लूप का कार्य संबंधित है, मतलब हेनले का लूप का जो वर्क है वो किससे रिलेटेड होता है, कौन से तंत्र से संबंधित होता है? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ए ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, बी ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, सी ऑप्शन है कंकाल तंत्र और डी ऑप्शन है प्रजनन तंत्र। तो इसके अंदर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। यानी हेनले के लूप का जो कार्य है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं?
पहला कथन है थायराइड ग्रंथि को एड्रीनलिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है आयोडीनहीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्य में गलगंड हो जाता है। और तीसरा कथन है आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है और कोलेस्ट्रॉल स्तर के नियंत्रण में सहायता करती है। तो ये 3 कथन हमें दे रखे हैं, इसमें से हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है केवल 2, बी ऑप्शन है केवल 1 और 3, सी ऑप्शन है 1, 2 और 3 और डी ऑप्शन है केवल 1 और 2। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे केवल 2। यानी कि ये जो दूसरा कथन है कि आयोडीनहीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्यों में गलगंड हो जाता है, ये सही कथन है। इसके अलावा जो 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 3, वो गलत कथन है। और प्रश्न में हमसे पूछा गया था कौन सा या कौन से सही कथन है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। ए ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, बी ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, सी ऑप्शन है डार्विन और डी ऑप्शन है लीनियस। तो इसके अंदर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लीनियस जो था इसने ही द्विनाम पद्धति दी थी वर्गीकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? जो कोशिका होती है उसके केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? ए ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म, बी ऑप्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म, सी ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम और डी ऑप्शन है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कोशिका के केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा के लिए श्वसन गुणांक यानी कि RQ का मान क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है श्वसन गुणांक उसका मान कितना होता है वसा के लिए, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है 1 से कम, बी ऑप्शन है अनंत, सी ऑप्शन है 1 से अधिक और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1 से कम। यानी वसा के लिए RQ का जो मान होता है वो 1 से कम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर निर्मुक्त हुई ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है आयनन एंथैल्पी, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, सी ऑप्शन है विद्युत ऋणता और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। यानी किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में जो हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उसमें जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। विद्युत ऋणता जो होती है वो बंद के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आकर्षित करने की क्षमता होती है। और आयनन एंथैल्पी जो होता है ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी कि आयनन एंथैल्पी के अंदर इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में SO2 तथा O2 की क्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। संपर्क विधि द्वारा जो है हम सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं जिसमें SO2 प्लस O2 क्रिया करते हैं और SO3 का निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक काम में दिया जाता है वो कौन सा होता है? प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ए ऑप्शन है MgO, बी ऑप्शन है Na2O, सी ऑप्शन है V2O5 और डी ऑप्शन है CO2। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे V2O5। ये V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इसको बोलते हैं और यही जो है उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ए ऑप्शन है उदासीन, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है अम्लीय और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा क्षारीय वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
यानी कि दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त जो टूथपेस्ट है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्व ए व बी की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 हैं, तो इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? ए ऑप्शन है A2B3, बी ऑप्शन है AB6, सी ऑप्शन है A3B2 और डी ऑप्शन है AB2। तो देखिए हमें यहाँ पर दो तरह के तत्व दे रखे हैं, ए और बी। ए की संयोजकता 3 दे रखी है और बी की हमें 2 दे रखी है। अब इन दोनों तत्वों के संयोग से जो यौगिक बनेगा उसका सूत्र क्या होगा? तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से हो जाता है और इसके आधार पर ही हम इसका सूत्र निकाल सकते हैं। तो फिर हम इसमें कर सकते हैं, देखिए ए तो 2 के साथ जाएगा तो A2 और ये B3, क्या फॉर्मूला बन जाएगा A2B3, यानी कि इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे A2B3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इक्विनिल जो यौगिक होता है वो किसका उदाहरण होता है? ए ऑप्शन है प्रतिजैविक का, बी ऑप्शन है प्रतिरोधी का, सी ऑप्शन है पीड़ाहारी का और डी ऑप्शन है प्रशांतक औषधि का। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये दैनिक जीवन में रसायन है उससे संबंधित प्रश्न है। तो ये यहाँ पर प्रशांतक औषधि का इसमें आ जाएगा, दैनिक जीवन में विज्ञान उससे संबंधित प्रश्न ये है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रशांतक औषधि का ये उदाहरण है इक्विनिल जो होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है अनुत्क्रमणीय, बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन है उत्क्रमणीय, डी ऑप्शन है अपचयन। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती है उन्हें हम क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। इस तरह के निशान द्वारा उनको हम बताते हैं। इस निशान का मतलब है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो कि दोनों दिशाओं में चलेगी। तो दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रियाओं को हम रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन है प्रोपाइन, बी ऑप्शन है साइक्लोप्रोपेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन और डी ऑप्शन है प्रोपीन। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन जो होते हैं साइक्लिक यौगिक होते हैं, चक्रीय यौगिक, और ये साइक्लोप्रोपेन का सूत्र होता है। 3 कार्बन युक्त यौगिक होता है और चक्र में इसमें पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं वो सीधी श्रृंखला वाले ऑप्शन है, 3-3 कार्बन वाले। प्रोपाइन के अंदर त्रिबंध होता है, प्रोपेन के अंदर सब एकल बंध होते हैं और प्रोपीन के अंदर एक डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है साइक्लोप्रोपेन वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यही जो है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन द्विपरमाणविक नहीं है? प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन द्विपरमाणविक नहीं है? ए ऑप्शन है फास्फोरस, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन तो द्विपरमाणविक होता है क्योंकि H2 गैस बनाता है। इसी प्रकार क्लोरीन भी होता है Cl2 और नाइट्रोजन भी N2 होता है। तो इसमें पूछा गया था कौन द्विपरमाणविक नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। फास्फोरस जो होगा वो द्विपरमाणविक नहीं होता है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। फास्फोरस ये द्विपरमाणविक के रूप में नहीं होता है, ये P4 के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस धातु ऑक्साइड का उपयोग सफ़ेद पेंट बनाने में किया जाता है? किस धातु ऑक्साइड का उपयोग सफ़ेद पेंट बनाने में किया जाता है? ए ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3, बी ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, सी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है ZnO, इसका उपयोग जो है सफ़ेद पेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलक कौन से हैं? जो प्रकृति में पाए जाते हैं नेचुरल पॉलीमर, प्रकृति में पाए जाने वाला बहुलक के बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन है पीवीसी और प्रोटीन, बी ऑप्शन है नायलॉन और स्टार्च, सी ऑप्शन है प्रोटीन और नायलॉन, और डी ऑप्शन है स्टार्च और सेलुलोज। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा स्टार्च और सेलुलोज, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों के दोनों ही जो बहुलक हैं ये प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलक होते हैं। अगर इन चारों ऑप्शन के अध्ययन करें तो उसके बाद इसमें डी ऑप्शन राइट होगा, स्टार्च और सेलुलोज। अगर तीन ऑप्शन हम देखें तो पीवीसी ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नायलॉन नहीं है प्राकृतिक बहुलक, और इसमें भी नायलॉन आ रहा है, ये संश्लेषित बहुलक होते हैं। तो प्रश्न के अंदर पूछा गया था प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलक कौन से हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च और सेलुलोज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आयाम का मात्रक कौन सा है? जो एम्पलीट्यूड होता है आयाम, उसका मात्रक कौन सा है? ए ऑप्शन है हर्ट्ज, बी ऑप्शन है मीटर, सी ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, और डी ऑप्शन है मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन होगा मीटर, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आयाम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 30 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाने में 1 मिनट लगता है, तो व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। जी का मान हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ए ऑप्शन है 50 वाट, बी ऑप्शन है 30 वाट, सी ऑप्शन है 10 वाट, और डी ऑप्शन है 40 वाट। तो शक्ति का मान हमें यहाँ पर निकालना है, और हमें जो है द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भी दे रखा है और ऊंचाई का मान दे रखा है। तो शक्ति का हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं, P बराबर W/T। ठीक है, W का मान हम यहाँ पर रखेंगे mgh/T, अपने नीचे वापस से आ जाएगा। तो mgh के मान हमें इसमें दे रखे हैं, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। जैसे m का मान 30 kg दे रखा है द्रव्यमान का, g का मान जो है 10 दे रखा है प्रश्न के अंदर, और h यानी ऊंचाई का मान 2 मीटर ऊपर उठाने में तो 2 दे रखा है, और समय हम यहाँ पर 1 मिनट दे रखा है, तो हमें इसमें इसको सेकंड में रखेंगे, तो 60 हम यहाँ पर रख देंगे। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 30 से 2 बार कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी 10 इसका उत्तर आ जाएगा। यानी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, 10 वाट। व्यय की गई शक्ति की जो मान आएगा वो कितना आएगा? 10 वाट इस प्रश्न के अंदर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? ए ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम, बी ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, सी ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसके अंदर जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। यानी रॉकेट का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, उन कणों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, बी ऑप्शन है परमाणु, सी ऑप्शन है फोटोन, डी ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर सी ऑप्शन फोटोन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? ए ऑप्शन है डीजल, बी ऑप्शन है यूरेनियम, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है कोयला। तो नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है ये पूछा गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम जो होता है वही जो है ईंधन का काम करता है, जिसको हम यू से बताते हैं। उसका प्रतीक जो होता है यू होता है यूरेनियम का। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो कृषि से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। निम्नलिखित में से विटीकल्चर किससे संबंधित है? विटीकल्चर के बारे में पूछा गया है, ये किससे रिलेटेड होता है? ए ऑप्शन है अंडा उत्पादन से, बी ऑप्शन है मछली उत्पादन हेतु, सी ऑप्शन है अंगूर उत्पादन हेतु, और डी ऑप्शन है रेशम उत्पादन हेतु। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अंगूर उत्पादन हेतु।
यानी विटिकल्चर जो होता है वो अंगूर उत्पादन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि क्या होती है? ए ऑप्शन है आदिवासियों द्वारा जंगल जलाकर उन स्थानों पर कृषि किया जाना। बी ऑप्शन है यह कृषि 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही होती है। सी ऑप्शन है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी संरक्षण पर आधारित। और डी ऑप्शन है इसमें कृषि व पशुपालन साथ साथ किया जाता है। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे इसमें कृषि और पशुपालन जो है साथ साथ किया जाता है। यानी मिश्रित कृषि क्या होती है? जिसके अंदर कृषि और पशुपालन साथ साथ किया जाता है, उसे ही हम मिश्रित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सरिस्का अभयारण्य जो होता है, सरिस्का सेंचुरी, वो कहाँ पर है? ए ऑप्शन है जयपुर में, बी ऑप्शन है अलवर में, सी ऑप्शन है अजमेर में और डी ऑप्शन है जोधपुर में। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, अलवर में। यानी जो सरिस्का अभयारण्य है वो कहाँ पर है? अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेती दशमक गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है? ए ऑप्शन है खुसखेड़ा अलवर, बी ऑप्शन है खारा बीकानेर, सी ऑप्शन है खमनोर राजसमंद और डी ऑप्शन है पुष्कर अजमेर। तो इसके अंदर जो सी ऑप्शन होगा खमनोर राजसमंद वो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि जो चेती दमशक गुलाब की खेती है वो खमनोर राजसमंद क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? ए ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी ऑप्शन है O2 यानी ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण इसने पूछा है, मेन कारण क्या है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, वो कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बाद में जाकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है वर्षा के जल से मिलके, इसलिए इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो आज के मॉडल पेपर में आपके कितने राइट हुए ये ज़रूर बताएं, और अगर मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।